हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोल लर्निंग। तो आज हमारा नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है मराठा एम्पायर। इसके बाद और दो टॉपिक बचेगा इंडियन हिस्ट्री में, उसके बाद हमारा इंडियन हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, फिर हम शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो आइए शुरू करते हैं मराठा एम्पायर। तो जो फाउंडर होते हैं मराठा एम्पायर के वो होते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी। इनका शासनकाल चलता है 1674 से 1680 तक। इनका जन्म होता है 1627 में शिवानेरी फोर्ट पुणे में। इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले और माताजी का नाम था जीजाबाई। इनके दो टीचर होते हैं, गुरु होते हैं, जिनमें से पहले का नाम होता है दादाजी गोंडादेव, जो कि इनके दादाजी भी होते हैं, और जो इनके रिलीजियस टीचर होते हैं उनका नाम होता है समर्थ रामदास। 1647 में दादाजी गोंडादेव की मृत्यु हो जाती है और उस वक्त इनके पास पुणे की जागरी रहती है। तो जब इनकी मौत होती है तो उस टाइम ये अपनी जागरी इनको शिवाजी को देकर चले जाते हैं। तब शिवाजी के पास 1647 में पुणे की जागरी आ जाती है। अब बात करते कौन कौन सा किला इन्होंने कब जीता। तो पहला किला इन्होंने जीता गोंडाना का 1643 में, फिर रोहिन का जीता 1645 में, तोरन का जीता 1645 में, पुरंदर का जीता 1648 में, ये 1648 है, पेन रुक गया था, 1648 में, रायगढ़ 1656 में और साथ ही सुपा को 1656 में जीता। फिर पन्हाला को, यह है PANAHAL ना, पन्हाला को जीता इन्होंने 1659 में। फिर 1659 में एक बैटल होता है, इसका नाम होता है बैटल ऑफ प्रतापगढ़। इसमें शिवाजी महाराज अफजल खान को मार देते हैं, जिसको बीजापुर का जो गवर्नर होता है आदिल शाह वो भेजता है। तो 1659 में बैटल ऑफ प्रतापगढ़ होता है। उसके बाद जब अफजल खान मर जाता है तो औरंगजेब अपने मामा को भेजता है, जिसका नाम शाइस्ता खान होता है। औरंगजेब अपने मामा शाइस्ता खान को 1663 में भेजता है शिवाजी को मारने के लिए, लेकिन वो भी मर जाता है। फिर औरंगजेब को समझ में आता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मारना इतना आसान नहीं है। तब वो राजा जयसिंह को भेजता है इनके पास नेगोशिएशन के लिए, राजा जयसिंह को। ठीक है। तो 1665 में फिर साइन होता है ट्रेटी ऑफ पुरंदर, और इस ट्रेटी के अंडर ये रहता है कि छत्रपति शिवाजी को अपने 45 किलो में से 23 किला मुगल को देना होगा, और प्लस इसके साथ साथ उनको विजिट करना होगा औरंगजेब का दरबार को। तो फिर शिवाजी उसके दरबार में जाते हैं, उनको बंदी बना लेता है औरंगजेब। फिर वो कैसे वहाँ से निकल के भाग के आते हैं गच के। और फिर 1672 में बैटल ऑफ सलहर होता है, जिसको छत्रपति शिवाजी जीत जाते हैं और मुगल हार जाते हैं। और जब ये बैटल ऑफ सलहर जीत के वापस आते हैं 1664 में, फिर इनका होता है राजाभिषेक। 1672 क्राउंडेड एंड एज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा छत्रपति, और यहाँ पे इन्होंने एक टाइटल उपाधि लेती है जिसका नाम होता है महाराजा छत्रपति जी। और ये कहाँ पे होता है, ये रायगढ़ में होता है। इसीलिए हम ऊपर देखेंगे जब ये 1674 में इनका राज्याभिषेक होता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है 1674 से 80, जबकि इन्होंने किला जीतना शुरू कर दिया था 47 से ही। 47 में जागरी में थी, 43 से इन्होंने किला जीतना शुरू कर दिया था। जब जब राज्याभिषेक हो जाता है उसके बाद का वहाँ पे डेट लिखा हुआ है ऊपर। फिर 1674 में इनका राज्याभिषेक होता है और 1680 में इनकी मौत हो जाती है। इनका बड़ा बेटा जो संभाजी होता है वो बगावत कर जाता है, जिसके शोक में इनकी मृत्यु हो जाती है। छत्रपति शिवाजी के दो बेटे होते हैं, एक तो संभाजी और दूसरा राजा राम होते हैं। तो इन दोनों में टसल चलता है गद्दी को लेके। तो संभाजी राजा राम को हरा देता है और फिर गद्दी पे बैठ जाता है। ठीक है। इसने क्या किया होता है, औरंगजेब के एक बेटे अकबर टू को, औरंगजेब का जो बेटा होता है अकबर टू, वो औरंगजेब से बगावत कर लेता है। तो उनको इन्होंने शरण दे दिया होता है, अपने पास छुपा के रखता है। तो इसी बात से औरंगजेब नाराज होकर संभाजी को पकड़ के उनको मरवा देता है। फिर उनके मरने के बाद राजा राम गद्दी पे आते हैं, जिनका शासनकाल चलता है 1689 से 1700 तक। ठीक है। इनको गद्दी मिल जाती है और इसी टाइम 1689 में क्या होता है, जो मुगल होते हैं वो राजगढ़ पे आक्रमण कर देते हैं, जिसके वजह से राजा राम को भाग के झिंझी जाना पड़ जाता है। और झिंझी जब चले जाते हैं और राजगढ़ इनके मुगल के कब्जे में आता है, तो उसी राजगढ़ में जो संभाजी के बीवी और बच्चे होते हैं उनको मुगल पकड़ लेते हैं, अपने साथ लेके चले जाते हैं मुगल पकड़ के। बच्चे का नाम होता है साहू। फिर 1700 में जो राजा राम होते हैं इनकी मृत्यु हो जाती है कहाँ पे, सतारा में। ये जब राजगढ़ से भाग के झिंझी जाते हैं तो फिर मुगल झिंझी पे आक्रमण करते हैं, तो ये वहाँ से भाग के सतारा आ जाते हैं, वहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उस तरफ साहू को छोड़ दिया जाता है। उधर औरंगजेब भी मर जाता है 1707 में, औरंगजेब मर जाता है, बहादुर शाह आ जाता है। तो बहादुर शाह साहू को रिलीज़ कर देता है, जो कि सांभा के बेटे होते हैं। उसने आती सबसे पहले ऑक्युपाई करता है सतारा, और फिर वहाँ से राइज होता है पेशवाई का सिलसिला। ठीक है। और उसके बाद पेशवाई में क्या होता है कि जो मराठा का किंगडम होता है, जगह जगह टेरिटरी होती है, वहाँ एक एक आदमी को देख के वहाँ बैठा देते हैं ये लोग। फिर मराठा किंगडम को मराठा एम्पायर बनाते हैं ये लोग, और फिर वहाँ से पेशवाई शुरू होती है। तो फर्स्ट पेशवा जो होते हैं मराठा में वो होते हैं बालाजी विश्वनाथ, जिनका शासनकाल चलता है 1713 से 1720 तक। अब साहू तो राजा हैं, लेकिन
इस वक्त जब बालाजी बन जाते हैं पेशवा, तो बालाजी क्या करते हैं, पेशवा के पोस्ट को पावरफुल बना देते हैं और हेरिडिटरी बना देते हैं कि इनके बाद इनका बेटा ही पेशवा बनेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं, तो जब पेशवा बन जाते हैं बालाजी, तो ये मुगल के साथ बात करते हैं और कुछ राइट्स अटेंड करते हैं। ये तो कौन कौन से राइट्स होते हैं, पहला कि राजा शाहू को मराठा का राजा घोषित करवा देते हैं मुगल से, और दूसरा मुगल के जो 6 प्रोविंस थे डेक्कन में, उनके चौथ कलेक्शन की राइट्स ये ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं बाजीराव वन। बाजीराव वन का शासनकाल जाता है 1720 से 40 तक। ये होते हैं बालाजी विश्वनाथ के बेटे और एक्सपर्ट होते हैं गुरिल्ला टैक्टिक्स में, गुरिल्ला वारफेयर में ये एक्सपर्ट होते हैं। इनके पहले शिवाजी के पास ये टेक्निक था, गुरिल्ला वार टेक्निक। ठीक है, उसके बाद जैसा अभी ऊपर बताया था कि जगह जगह ये अपनी टेरिटरी को डिवाइड कर देते हैं और वहाँ कोई ना कोई राजा और किसी न किसी को बैठा के वो टेरिटरी उसके अंडर में रख देते हैं। तो कौन सी टेरिटरी किसको मिलती है उसके बारे में एक नज़र डालते हैं। तो पहला टेरिटरी जो होता है वो होता है सिंधियों को मिलता है ग्वालियर वाला, और होलकर को मिलता है इंदौर, पवार को मिलता है धार, गायकवाड़ बड़ौदा ले लेते हैं, और भोसले नागपुर, और पेशवा के पास पुणे रह जाता है। ये अपने अंडर पुणे को रख लेते हैं। फिर क्या होता है 1739 में ये बसायन को और सैलसेट को अपने अंदर ले लेते हैं पुर्तगालियों से लड़के। ठीक है, इसके बाद आते हैं बालाजी बाजीराव। जब बालाजी बाजीराव आते हैं उस टाइम राजा रहता है शाहू, लेकिन शाहू की मौत हो जाती है तो वो मर जाता है, और पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट होता है वो सिर्फ पेशवा के अंदर आता है। और उस वक्त पेशवा होते हैं बालाजी बाजीराव, जिनका शासनकाल चलता है 1740 से 61 तक, और इनको हम नाना साहेब के नाम से भी जानते हैं, बालाजी बाजीराव को। तो जब शाहू मर जाता है सारा मैनेजमेंट इनके हाथ में आ जाता है, और इसी वक्त होता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है जो कि मराठा जिसमें हार जाते हैं, और ये किससे होता है, अहमद शाह अब्दाली से होता है। तो ये तो हो गया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, लेकिन इसके पहले हम 2 बैटल और पढ़े थे, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहाँ होता है, किसके साथ होता है, तो वो होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में, और सेकंड बैटल पानीपत होता है अकबर और आदिल शाह के बीच में 1556 में। ठीक है, इसके अलावा हम लोग एक और बैटल पढ़े थे जो कि इंपॉर्टेंट था, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो होता है अकबर और राणा के बीच में। ठीक है, राणा प्रताप के बीच में, जो होता है 1576 में। फिर है, अब आते हैं इसके बाद बैटल हो जाता है, मराठा हार जाते हैं। उसके बाद आते हैं माधवराव, जो 1761 से 1772 तक चलता है। उसके बाद गद्दी पे आते हैं रघुनाथ राव और नारायण राव। नारायण राव और रघुनाथ राव के बीच में झगड़ा चल रहा होता है गद्दी को लेके। तो यहाँ पे देखिए 1772 में 73 तक ये आते हैं, उसी टाइम पीरियड में ये भी आते हैं, लेकिन फिर किसी तरह से रघुनाथ राव नारायण राव को मार के 1773 में गद्दी पे आ जाते हैं। लेकिन 1774 में जो इनके नॉवल्स होते हैं, जो बाकी एम्पायर होते हैं मराठा के, वो इनको गद्दी पे से हटा देते हैं, रघुनाथ राव को हटा देते हैं, और जो नारायण राव के बेटे होते हैं सवाई माधवराव, उनको गद्दी पे बैठा देते हैं। नारायण राव के बेटे सवाई माधवराव को गद्दी पे बैठाते हैं, जो कि बस 40 डेज़ के ही होते हैं, छोटे से। तो इनको गद्दी पे बैठाने के बाद इनके साथ इनको गद्दी बैठा के इनके पीछे कौन काम कर रहा, कौन संभाल रहा था राजपाट, तो होते नाना फडणवीस संभाल रहे होते हैं। ठीक है, और उसी वक्त जो रघुनाथ राव होता है वो ब्रिटिश के पास चला जाता है और कहता है कि हम मेरी मदद करो गद्दी पे बैठाने के लिए। तो ब्रिटिश इसकी तरफ से आते हैं लड़ने के लिए, और इधर मराठा ब्रिटिश से लड़ते हैं। तब शुरू होता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, जो कि 1775 से 1782 तक चलता है। ठीक है, और इसमें नाना फडणवीस ब्रिटिश को हरा भी देते हैं। तो साइन होता है उसके बाद ट्रीटी ऑफ पुरंदर। जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर होता है वो 1776 में साइन होता है। फिर एक होता है ट्रीटी ऑफ सालवाई, जो होता है 1782 में, और फिर 1800 में नाना फडणवीस मर जाते हैं। तो ये जो डेट हो रहे हैं ना, ये ट्रीटी के डेट, ये सारे याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा डीप में हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब पीटी क्लियर हो जाएगा। अभी जब फैक्ट पे ध्यान देंगे, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर यहाँ से फैक्ट्स पूछता है। उसके बाद आते हैं बाजीराव टू। ये सन ऑफ नारायण राव नहीं है। ठीक है, ये सन है किसके, रघुनाथ राव के। जो रघुनाथ राव भाग जाते हैं ना, उनके बेटे होते हैं बाजीराव टू। यहाँ गलती से नारायण राव लिख गया। और बाजीराव टू क्या करते हैं, ये गद्दी पाने के लिए एक ट्रीटी साइन करते हैं, ट्रीटी ऑफ बसायन, ब्रिटिश से 1802 में ये ब्रिटिश से साइन करते हैं। ब्रिटिश और बाजीराव टू के बीच में ट्रीटी ऑफ बसायन साइन होता है, जिसके अंदर बाजीराव टू अपने महाराष्ट्र जो मराठा किंगडम होता है उसकी जो कंट्रोल होते हैं वो ब्रिटिश को देते हैं, और अपने आप को गद्दी बैठा के कंट्रोल देते हैं ब्रिटिश को। तो इससे बाकी मराठा जो होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, तो ये फिर लड़ाई करते हैं ब्रिटिश से। तब होता है सेकेंड एंग्लो मराठा वार, जो कि चलता है 1803 से 1806 तक। ठीक,
उसके बाद होता है 1817 से 1818 तक थर्ड एंग्लो मराठा वार, जिसको पिंडार वार भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मराठास होते थे जब भी कहीं लाते थे लड़ने के लिए तो इनके साथ इनके पिंडारीज भी जाते थे साथ में। तो जहाँ जहाँ मराठा जीत जाते थे वहाँ वहाँ पिंडारी लूटपाट करते थे और जो मिलता था उसमें से कुछ हिस्सा मराठा को देते थे। तो अंग्रेज क्या किए, पिंडारियों पे अटैक कर दिए। अंग्रेज पिंडारियों पे अटैक कर दिए। तो ये अटैक जो था वो पेशवा अपने पे ले लिए, क्योंकि पिंडारी पे वार उन्होंने अपने पे लिया और फिर वो पेशवा जो होते हैं मराठा वो अंग्रेज़ों से लड़ते हैं। तो तब होता है थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817 से 1818 तक चलता है ये। ठीक है, तीनों मराठा वार हम लोगों ने देख लिया, इसका डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद और इस वाले में मराठा हार जाते हैं, लास्ट वाले में फिर मराठा हार जाते हैं। इसके अंदर बात करते हैं शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। 4 से 5 एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट्स हैं उनके जो कि इंपॉर्टेंट है। तो पहला एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट कौन सा था कि इन्होंने एक काउंसिल की स्थापना की थी जिसका नाम होता है अष्टप्रधान, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग मंत्री को मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो मेन कंट्रोल था वो छत्रपति शिवाजी के हाथ में ही होता है। बस ये लोग उसको कंट्रोल करते थे। ठीक है, उसके बाद उस टाइम एक लैंड को मेजर करने का एक रॉड आता था जिसको कहते हैं काठी। क्या कहते थे, काठी कहते थे। उस वक्त लैंड रेवेन्यू कितना था, 1/3 33% था ग्रॉस प्रोडक्शन का। चौथ 1/4 था, अभी चौथ के बारे में हम लोग बात भी किए थे, 1/4 उसका चौथ था। ठीक है, उसके बाद सरदेशमुखी। सरदेशमुखी क्या होता है, जो भी ऐसी ज़मीन जिस पे मराठा की हेरिडिटरी राइट्स थी लेकिन वो किसी और के पास है, कोई और उस पर काम कर रहा है, तो उस ज़मीन पे ये 10% लेते थे सरदेशमुखी, 10%। ठीक है, और एक इन्होंने डिपार्टमेंट बनवाया था रेवेन्यू ऑफिसर का जिसको कहते थे करकुंस, जिसको करकुंस कहते थे। तो इतनी ही बात थी मराठा एम्पायर में। और यहाँ ज़्यादातर फैक्ट्स है तो इन फैक्ट्स को याद रखना है। इसका 2 टॉपिक है वो लोग हम लोग कल या परसों करके ख़त्म कर देंगे। ठीक है, फिर उन्हें शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री अपना। ठीक है, ओके, थैंक यू।